नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलब्रत जी अग्रवाल। सर, फिर एक बार आपका विदर्भ सम्राट न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे कि 13 दिसंबर को 2001 को जिस तरह संसद में हमला हुआ था, उसकी एक तरह से पुनरुक्ति भी बोल सकते हैं कि इस बार हुई है। जो नया संसद भी है, क्या सुरक्षित है? क्या क्या बोलेंगे सर इस बारे में आप? संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है। ये कोई सर्कस मैदान या अजायब घर या चिड़ियाघर नहीं है कि वो दर्शक दीर्घा का निर्माण हो। इन लोगों ने दर्शक दीर्घा का निर्माण क्यों किया है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वहां तो कोई भी घुस सकता है, किसी की भी पास लेके घुस सकता है। तो सबसे पहले जो इन लोगों ने घुसे हैं उन पे कार्रवाई के पहले उस सांसद पे कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सांसद है कर्नाटक का, ऐसे मैंने पढ़ा हूं। तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए कि आपने कैसे लोगों को अपने पास से भेजे हो। और ये संसद में सिर्फ जो संसद के मेंबर है वो ही जाना चाहिए, बाकी पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। नहीं तो कोई भी घटना होगी, ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी घटना होना ये अच्छी बात नहीं है। सर, घटना के बाद नागपुर में जिस तरह से सिर्फ दो पास अलाउ किया गए, ज्यादा पास जो आमदार है उनको अलाउ नहीं किए गए। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम भी होगा क्या? होगा। एक के यहाँ चोरी होगी तो सभी लोग सतर्क हो जाएंगे ना, ऐसा तो होता ही है। एक के यहाँ कुछ घटना घटी तो आजू बाजू वाले सब सतर्क हो जाते हैं, ऐसा तो होना ही चाहिए और होता ही है। सर, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। इस पर देखा गया जिनके नाम से वोट मिला गया, जो मतलब प्रमुख थे उसमें, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, किसी और का नाम आया। लोग भी अचंभे में है कि हमने जिसका चेहरा देखा, उनको जिनके नाम से हमने वोट दिया, वो आज मुख्यमंत्री नहीं है। सर, तो क्या बोलेंगे सर इस बारे में? इतना बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी में लिया है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने ऐसा फैसला लिया है जाति समीकरण के हिसाब से। जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है और 2 डिप्टी सीएम बनाया है। मध्य प्रदेश में यादव समाज ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश के यादव, बिहार के यादव को साधने के लिए यादव को बनाया है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में। जाति समीकरण ओबीसी समाज को साधने के लिए। राजस्थान में ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, सामान्य वर्ग को साधने के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन मेरा सोचना है कि मुसलमान जो देश की आबादी के 30-35% है, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं मुसलमान हमको वोट नहीं देते, तुमको मुसलमान वोट क्यों देंगे? राष्ट्रभक्त मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी में, सैकड़ों मुसलमान राष्ट्रभक्त है। उनमें से किसी को एक को डिप्टी सीएम तो बनाना चाहिए ना। और केंद्र में 2 मुसलमान राष्ट्रभक्त थे जिन्हें जो अटल जी की सरकार में थे, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनाज हुसैन। ये अटल जी की सरकार में भी मंत्री थे केंद्र में। मोदी जी की सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनको भी निकाल दिया, शहनाज को पहले निकाल दिया। जबकि दोनों ये, एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का दामाद है और एक श्री अशोक सिंघल का दामाद है, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय, दोनों के दामाद है ये, और मंत्री थे भारत सरकार में। इन दोनों को निकाल दिया। और एक भी प्रदेश में तुम मुख्यमंत्री नहीं, डिप्टी सीएम नहीं बनाते तो इसका संदेश गलत जाता है। एक तरफ तुम बोलते हो सबका साथ सबका विकास, तो लाखों मुसलमान राष्ट्रभक्त है, उनमें से किसी को भी मंत्री बनाना चाहिए। इन्होंने राज्यों में भी नहीं बनाया, देश में भी नहीं बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति समीकरण की आप राजनीति कर रहे हो, बराबर है, लेकिन वो भी 30-35 करोड़ है, उसमें से भी मंत्री इनको बनाना चाहिए। खासकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों ने उसकी सराहना की। इतना ही नहीं, जब मध्य प्रदेश में जो बहुमत आया उसमें मिठाई खिलाई गई कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सर नहीं बनाया गया। तो आप उनके जो समर्थक है उनको दुख नहीं हुआ होगा क्या सर? मुझे ऐसा लगता है उन्हें केंद्र में मंत्री बनाएंगे और केंद्र में भारी भरकम मंत्रालय उनको मिलेगा, उनका जो मान सम्मान बरकरार रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और उन्हें छिंदवाड़ा से चुनाव भी लड़ाएंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनको मंत्री बना देंगे सेंट्रल में बिना सदस्य के, क्योंकि 6 महीना रह सकते हैं। केंद्र में मंत्री बनाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री को नहीं बनाया है, उन्हें वो केंद्र की राजनीति में लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और यादव समाज को जरूरी था, क्योंकि बिहार में यादव, उत्तर प्रदेश में यादव, उनको थोड़ा सा दबाने के लिए इनको जरूरी था। और पढ़ा लिखा है डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर है, PhD है, पढ़े लिखे हैं, तो कोई गलत नहीं है उसको मुख्यमंत्री बनाना।
सर अभी जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जैसे राजस्थान में आए, छत्तीसगढ़ में आए हैं, मध्य प्रदेश में आए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी जीत है, तो इसका प्रभाव जो आने वाले लोकसभा में हो सकता है क्या? और साथ में ही जो पार्टी संगठन है सर, तीनों संगठन क्या भविष्य में तीनों अलग अलग अपने इससे लड़ेंगे क्या, किस साथ में लड़ेंगे, क्या बोल सकते हैं आप इस बारे में? 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता तो काम करेंगे ही, लेकिन देश की जो करोड़ों राष्ट्रभक्त जनता है, वो राष्ट्रभक्त जनता चुनाव लड़ेगी अपने देश को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है करोड़ों जनता वो खुद आगे बढ़ेगी और चुनाव में भाग लेगी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को जिताने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है। रहा सवाल महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में मेरा ऐसा विचार है कि ये शिंदे गुट और अजित पवार गुट, इनको भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लड़े, एक लड़ेगा तीर कमान से, एक लड़ेगा घड़ी से, एक लड़ेगा कमल से। तो बीजेपी वाला घड़ी को वोट नहीं देगा, घड़ी वाला बीजेपी को नहीं देगा, बीजेपी वाला से तीर कमान को नहीं देगा, तीर कमान बीजेपी को नहीं देगा। ऐसा मैं देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ मैं। इसलिए इन दोनों को, शिंदे गुट को, अजित पवार गुट को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देना चाहिए और एक ही चिन्ह पर लड़ना चाहिए। और दूसरा अजित पवार गुट में कई दागदार नेता भी हैं, उनका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। भारतीय जो मैल है वो मैल उनका धुल जाएगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी में स्वच्छता आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैसे नवाब मलिक को नहीं लेने की जो भूमिका ली है फडणवीस जी ने, कि उन पर कार्रवाई हो गई है, जैसे केस चल रहा है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे, जिसे ये इतनी बड़ी भूमिका ली है, तो राष्ट्रवादी इसका विरोध क्यों नहीं कर रही सर? नहीं कर रहे ना, ये सब चोर चोर मोसेरे भाई, तो नहीं करेंगे ये लोग। और जब इन्होंने छगन भुजबल को ले लिया तो नवाब मलिक को भी ले लो, अनिल देशमुख को भी ले लो, क्या तकलीफ है उसमें? ले लेना चाहिए सबको और सबको विलय कर देना चाहिए। तो ऐसे में फिर जैसे कहीं ना कहीं ये नहीं होगा, मोनोपोली हो जाएंगी सर, मतलब एक ही राष्ट्र, एक ही जो बड़ी सत्ता एक जन के हाथ में आएगी, तो जो विपक्ष है कमजोर हो जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं मनमानी होगी, ऐसा आपको लगता नहीं क्या? मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देश में दो ही पार्टी होना चाहिए, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस, तो अच्छा से शासन चलेगा। और क्षेत्रीय दल जो है ना, क्षेत्रीय दल जो होते हैं ये राष्ट्र के विकास में बाधक होते हैं। अमेरिका में देखा मैंने, बहुत सारे देशों में देखा है, दो पार्टी होती है, दोनों पार्टी चुनाव लड़ती है। ये छोटे छोटे दल जो है ना वोट काटते हैं, उससे बड़ी पार्टी के उम्मीदवार हार जाते हैं राज्यों में। तो मेरा ऐसा मानना है कि दो ही पार्टी होना चाहिए, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस। क्षेत्रीय दल धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। तो झारखंड का जो राज्यसभा सदस्य है धीरज साहू जी, इनके घर पे जो संपत्ति मिली है, तो अनाप शनाप संपत्ति मिली है सर, अभी भी काउंटिंग शुरू है सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? जो इतना धन इकट्ठा हो रहा है, इतना बड़ा करप्शन है सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? देश में धीरज साहू जैसे सैकड़ों सांसद, विधायक, नेता है, अगर उनका सबका नार्को टेस्ट हो तो देश माला माल हो जाएगा। अंग्रेजों ने 200 साल में जितना नहीं लूटा, हमारे लोकतंत्र के नेताओं ने 75 साल में उससे कई गुना ज्यादा लूटा है देश को। बोफोर्स घोटाले में 68 करोड़ का बोफोर्स घोटाला हुआ था, उसमें राजीव गांधी की सरकार चली गई। और ये धीरज साहू कांग्रेस का एक राज्यसभा सांसद है झारखंड से, इनके यहाँ 350 करोड़ तो मिल गए हैं, वो गिनती चालू है, कई दिनों से चालू है। सोना चांदी भी मिलेगा, मशीनें लाई गई है मेटल चेक करने की, इतना रुपया मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा और माला माल हो जाएगा देश। तो एक सांसद है, ऐसे तो 542 तो लोकसभा सांसद है, 270 करीब राज्यसभा सांसद है, पूर्व सांसद है, पूर्व मंत्री है, पूर्व वर्तमान ऑफिसर है, आईएएस आईपीएस, पूर्व आईपीएस आईएएस है, पूर्व मंत्री है, वर्तमान मंत्री है। मैं तो बोलता हूँ सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, देश माला माल हो जाएगा। एक तरफ खाने को नहीं है, एक तरफ खाने वाला नहीं है। देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी चरमरा गई है। इसका पूरा देश के नेताओं को, विद्वानों को चिंतन करना चाहिए और सभी का नार्को टेस्ट हो एक बार, कोई भी कितना बड़ा भी ओहदे का हो, मंत्री हो, सांसद हो, सबका होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। एक सांसद के यहाँ से जब 400-500 करोड़ मिल सकते हैं तो कितना रुपया कालाधन होगा देश में, कल्पना नहीं की जा सकती। सर मोदी जी ने जैसे वादा किया था कि हम चुनाव के बाद, जीतने के बाद कालाधन वापस लाएंगे, तो कालाधन अब तक वापस नहीं आया। नोटबंदी के बाद भी सर कालाधन वापस नहीं आ पाया, सर क्या बोलेंगे इस बारे में? अभी कालाधन कहाँ बचाऊंगा? विदेशों में मुझे नहीं लगता कालाधन बचाऊंगा।
इतना हल्ला होने के बाद तो लोगों ने काला धन को भारत में ला लिया होगा, उसको सफेद कर लिया होगा। अब विदेशों में काला धन नहीं होगा, वैसे भी ला नहीं सकते थे काला धन। बोलना बात अलग है, करना बात अलग है, क्योंकि सभी पार्टियों के नेताओं का रहता है, सभी उद्योगपतियों का रहता है, कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, सभी पार्टियों के नेताओं का काला धन रहता है, बड़े भ्रष्टाचारियों का रहता है, हर पार्टी में रहता है। अगर मोदी जी काला धन लाने की बात करेंगे मान लो, तो उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जैसे बीजेपी के सांसद है मान लो 400, उनमें से कम 100 के तो काला धन हो गई, तो सरकार गिर जाएगी। ऐसा विदेश से नहीं ला सकते, अपने देश में इतना काला धन है, देश के समस्त नेताओं का, समस्त आईएएस अधिकारियों का, आईपीएस अधिकारियों का नार्को टेस्ट हो, देश माला माल हो जाएगा। सर, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने जो अभी आंदोलन किया था कि मराठी भाषा की पाठ्य होना चाहिए, इसका एक कानूनी रूप मिला, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ये किया हुआ अमल में लाया है। और साथ में सर अभी जो हुआ है कि जो हमारे सीओ साहब है, नगर परिषद के सीओ साहब, उन्होंने भी आदेश दिया है कि सभी दुकानदारों में मराठी पाठ्य मराठी में होना चाहिए सर, हर दुकान का नाम। तो क्या बोलेंगे सर इस बारे में, कितना आपको लगता है सही है और कितना लगता है गलत? मराठी हमारे महाराष्ट्र की राजभाषा है, राज्य भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। दोनों भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा सब जगह होना चाहिए। हर राज्य में देखा हूँ मैंने, मैं गुजरात जाता हूँ, मैं इधर तमिलनाडु जाता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ, तो राज्य भाषा रहती है वहाँ की। दोनों भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिकतर लोगों को मराठी नहीं आती, वो किसी को हिंदी नहीं आती, तो दोनों भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। हिंदी लोगों को आती है, किसी को मराठी आती है, तो दोनों को समझ में आना चाहिए, दोनों भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। ये राष्ट्र हित में और राज्य के हित में। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं, उसे आप पसंद करते हैं, तो उसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।